हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज 7th क्लास का 3rd चैप्टर हम जो है पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सुल्तान्स, जो दिल्ली था, दिल्ली के अंदर किन किन राजाओं ने राज किया है, कैसे कैसे राज किया है, उन चीज़ों के बारे में आज समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। 7th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सुल्तान। और आगे अगर आप बड़े पोस्टों पे जाना चाहते हैं, टेस्ट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, मान लो कोई IAS IPS वगैरह बनना चाहता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, हर पढ़ाई आपके आगे अच्छी तरीके से काम आएगी। बोल रहा है इन चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 है, वी सो दैट रीजन लाइक द कावेरी डेल्टा। हमने देखा था रीजन, रीजन मतलब एक रिलीजन होता है, एक रीजन। कई बार बच्चे रीजन की जगह रिलीजन लिख देते हैं। रिलीजन धर्म होता है, रीजन माने होता है क्षेत्र, जगह, कोई जगह जो होती है उसको बोलते हैं। तो ये बोल रहा है हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो रीजन, जो क्षेत्र है, यानी जो जगह है, कहाँ की, लाइक द कावेरी डेल्टा, जो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, वहाँ पे डेल्टा होता है जब कोई नदी का पानी फैल जाता है ना, तो वहाँ पे जगह बन जाती है बीच बीच में नदी के पानियों के, ठीक है, और वहाँ पे लोग बसने लग जाते हैं, तो इसको कावेरी डेल्टा बोलते हैं। बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, ये बन गया था, एक गढ़ बन गया था, सेंटर बन गया था, किस चीज़ का, एक बहुत बड़े साम्राज्य का, जिसमें अलग अलग राजाओं ने राज किया। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, दैट कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ किंगडम्स, कि किसी राजा का नाम मेंशन नहीं किया गया है विद दिल्ली, दिल्ली के साथ, एज इट कैपिटल्स, की उसकी वह राजधानी है। दैट वाज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, बोल रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी, दिल्ली जो एक वो महत्वपूर्ण शहर था, ओनली इन द 12th सेंचुरी, सिर्फ 12वीं शताब्दी में। अगर 12वीं शताब्दी की बात करें तो दिल्ली एक महत्वपूर्ण जगह थी। अब ये बोल रहा है टेक अ लुक एट टेबल 1, बोल रहा है टेबल 1 देखो, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल, दिल्ली जो है वो सबसे पहले कैपिटल बनी थी। दिल्ली बिकम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, जो तोमर राजपूत थे ना उनके समय में। हु वर डिफीटेड, जिन्हें हराया, इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के बीच में जिनको हराया, बाई द चौहान, चौहानों के द्वारा, यानी चौहानों ने तोमर्स को हराया। और चौहान को चहमन के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ पे, अजमेर में, अजमेर में हराया इन्होंने। फिर बोल रहा है एट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। अब देखो, सबसे पहले तोमारों की राजधानी दिल्ली थी, और तोमारों को किसने हराया, तोमारों को हराया चहमन ने या चौहानों ने, ठीक है। और उसी समय में दिल्ली जो था वो एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। कमर्शियल सेंटर का क्या मतलब होता है, देखो कमर्शियल सेंटर का मतलब होता है आपको कोई सामान खरीदना है तो वहाँ पे आपको हर जगह हर तरह का सामान मिल जाता है। तो आज अगर आप देखोगे तो चावड़ी बाजार वगैरह करके बाजार हैं दिल्ली में, बहुत बड़ी मार्केट है, तो पूरा नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ क्या और भी दूर दूर के आदमी दिल्ली से सामान खरीदने आते हैं। इसी तरीके से उस टाइम पे भी फेमस कमर्शियल सेंटर बन गया था। लोग दूर दूर से बिजनेस करने के लिए, पैसे से सामान खरीदने या बेचने के लिए दिल्ली आते थे। मैनी रिच जैन मर्चेंट, काफ़ी धनी, कौन, जैन व्यापारी, लिव्ड इन द सिटी, शहरों में रहते थे, एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने काफ़ी मंदिर भी बनवाए थे। जैन लोग थे जो व्यापारी थे, जो उन्होंने काफ़ी मंदिर बनवाए, और वो ज़्यादातर यहाँ शहरों में रहते थे। कॉइन मिंटेड हेयर, यहाँ पे उन्होंने क्या किए, सिक्के भी बनाए, सिक्के भी ढाले। कॉइन मिंटेड, मिंटेड मतलब होता है ढालना, ढालना का मतलब हो गया एक तरीके से बनाना। जैसे आज आप 1 रुपये, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का यूज़ करते हो, उस तरीके से वहाँ पे भी उस टाइम पे सिक्के बनाए गए थे, जिन्हें कॉल्ड देहिलवाल, जो देहिलवाल के नाम से फेमस थे। हैड ए वाइड सर्कुलेशन, और बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। फिर आगे क्या बोलते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कंटिनेंट। अब देखो, जब दिल्ली है ना राजधानी बनी, तो उसने अपने सब कंटिनेंट, देखो एक कंटिनेंट होता है, जैसे एशिया एक कंटिनेंट है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट है, इस तरीके से यूरोप एक कंटिनेंट है, तो एशिया एक कंटिनेंट है, और इसके अंदर जितने भी देश आ गए, चाइना, इंडिया, ये सारे सब कंटिनेंट हैं। तो यहाँ पे ये किस सब कंटिनेंट की बात कर रहा है, ये इंडिया की बात कर रहा है, क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो बदलाव हुआ या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनटू ए कैपिटल, यानी राजधानी के रूप में। राजधानी होती है जहाँ पे राजा बैठ करके सारे कामकाज करता है, तो दिल्ली में जब वह बैठ के अपने काम कर रहा था, दैट कंट्रोल्ड, उसने कंट्रोल किया वास्ट एरिया, वास्ट
मतलब बहुत बड़ा एरिया, ऑफ द सब कंटिनेंट, सब कंटिनेंट मतलब हमारे देश के हिस्सों में। स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली, और स्टार्ट कहाँ से किया? दिल्ली से। फाउंडेशन मतलब नींव, नींव कहाँ से रखी? दिल्ली से। दिल्ली सल्तनत इज द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के शुरुआत में दिल्ली से शुरू किया गया। टेक अ लुक एट अ टेबल 1, ये टेबल 1 दी हुई है जिसको हम देखेंगे अगेन, एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत, और 5 साम्राज्यों के बारे में जाने या 5 साम्राज्यों के नाम लिखें जो दिल्ली सल्तनत जिनसे बनती है, यानी दिल्ली में जिन जिन सुल्तानों ने राज किया। सुल्तान राजा को कहा जाता था, यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम शासक रहे थे तो मुस्लिम अपने राजा को सुल्तान कहते थे, तो इसलिए सल्तनत के नाम से इसे जाना जाता है। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटी, जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने काफ़ी शहर बनाए थे इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली, जिन्हें हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली के अंदर काफ़ी अलग अलग जगहें हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। लुक एट मैप 1, मैप 1 में देखो एंड लोकेटेड दिल्ली आई खुआना और सीरी एंड जहाँपना, तो ये तो रहा सीरी आपका, और ये रहा जहाँपना, और ये दिल्ली है खुआना, ठीक है। ये सारे हैं, ये तुगलकाबाद है, ये आदिलाबाद है, ये फिरोजाबाद है, ठीक है। ये जिसने बनाया फिरोज शाह काटला, ये यहाँ पे ये कुतुब मीनार है पास में, हौजे सुल्तानी, ये सारे चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। ओल्ड कोर्स ऑफ रिवर यमुना, और ये जो यमुना नदी है ना उसका आपको साथ में दिखाया हुआ, यमुना नदी दिल्ली में से बहती है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है सिलेक्टेड सुल्तनत सिटीज़ ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा चुने गए शहर 13 एंड 14th सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी में, ठीक है। तो यहाँ तक ये एक ओवरव्यू था कि दिल्ली में क्या क्या कैसे कैसे हुआ और किन किन राजाओं ने राज किया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है द रूलर्स ऑफ दिल्ली। रूलर्स मतलब होता है शासक जो राज कर रहे हैं, या एक तरीके से आप राजा समझ लो, ठीक है। राजा ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो राजा थे उस टाइम पे। तो सबसे पहले आता है राजपूत डायनेस्टीज, यानी राजपूत जो अभी हम जिनको क्षत्रियों के नाम से जानते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। और राजपूत युद्ध के लिए हिंदुओं में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो राजपूत जो थे उनके अंदर कौन कौन आ गए? तोमार आ गए, अनंगपाल आ गए, चौहान आ गए और पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने राज किया। फिर इनका जो टाइम है वो दे रखा है, ये अर्ली 12th सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी के शुरू में। 12वीं शताब्दी 1100 से स्टार्ट होती है और 1200 पे ख़त्म हो जाती है। फिर 1200 से 1300 तक है ना, तो इसको हम 13th सेंचुरी बोलते हैं। यहाँ से इसको 12th सेंचुरी बोलेंगे। तो ये 12th सेंचुरी में मतलब अर्ली 12th सेंचुरी यानी 11वीं शताब्दी के शुरू से, ठीक है। फिर अनंगपाल ने राज किया, कब से कब तक किया? 1130 से 1130 से 1145 तक, ठीक है। फिर 1165 में चौहान आ गए, 1165 से 1192 तक, और 1175 से 92 तक भी पृथ्वीराज चौहान ने, मतलब ये अलग अलग जगह पे राज किया। तो इस तरीके से राजपूतों ने राज किया। फिर उसके बाद तुर्किश आए। तुर्किश 1206 से लगभग 1290 तक रहे। तो 1206 में आया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर 1210 में आया आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर 1236 में आपका आया रजिया सुल्तान। फिर इसके बाद आया आपका गयासुद्दीन बलबन। ये राजा हुए अलग अलग। फिर खिलजी साम्राज्य आ गया। खिलजी में आपके आया 1990 से लेकर 1320 तक। इसमें सबसे पहले आया आपका जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे नाम आपको और इनका समय याद करना पड़ेगा, एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ गया तुगलक डायनेसिटी। जब तुगलक साम्राज्य आया तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर सैयद डायनेसिटी, सैयद का साम्राज्य जब इसमें आया खिजर खान आया। फिर लोधी डायनेसिटी, लोधी डायनेसिटी से कब तक चला? 1451 से 1526 तक। इसमें बहलोल लोधी सबसे पहले आया। तो ये आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं। और वैसे भी आपके अगर आप बड़े कोई पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है कोई, तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग अभी से कर दें अपने टेस्टों की तैयारी। जो आपका स्कूल का होमवर्क है उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। और ये वाला वीडियो जो मतलब यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ये हमारा है सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसमें
क्या बता रहा है, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के बारे में पता कैसे चला कि भाई जो हमने पीछे पढ़ा कि ये दिल्ली के राजा हुए हैं या दिल्ली के सुल्तान हुए हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता चला। इन चीज़ों के बारे में बच्चों के प्रश्न उठते हैं कि भाई हमें पता कैसे चला कि इन्होंने राज किया था। तो ये बोल रहे हैं आल्दो इंस्क्रिप्शंस, लगभग इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, मतलब लेख। लेख माने कोई लिखी हुई चीज़, वो किसी भी चीज़ पे लिखी हो सकती थी, जैसे किसी कागज़ पे लिखी है, पत्थरों पे लिखी है, या कोई सिक्कों पे लिखी है, कुछ भी किन्हीं भी चीज़ों पे। आल्दो इंस्क्रिप्शन, फिर कॉइन्स यानी सिक्के, एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड। आर्किटेक्चर मतलब जो घर वर बनाने वाले होते हैं ना, उनके द्वारा, ठीक है। आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, और इसके अलावा भी हिस्ट्री यानी इतिहास जो होता है वहाँ से हमें मिलती है। अब यहाँ पे बता रहा है तारीख। तारीख का मतलब होता है सिंगुलर, यानी एक चीज़ को तारीख बोल रहे हैं वो, और तारीख प्लूरल यानी एक एक करके बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसको तारीख बोल रहे हैं। रिटन इन पर्शियन यानी लिखी गई, यानी कोई चीज़ है या कोई किताब टाइप का कोई बुक है, उसको तारीख बोल रहे हैं। अगर एक पेज है तो तारीख, और बहुत सारे पेज हैं तो तारीख, और पर्शियन भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, जब दिल्ली के सुल्तान राज करते थे तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जो संभालता है, क्या मैनेजमेंट संभालता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या हमें किस किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले वहीं पे बात करनी पड़ती है, आप किसी भी काम के लिए जाएं, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाके बात करते हैं। अब ये देखो आपको 4 फोटो दिखा रखे हैं, इन फोटो के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक पेज है जिसको ये रेडी कर रहा है, ठीक है, यानी कागज़ बनाए जा रहे हैं। उस टाइम पे कागज़ बन रहे थे हमारे देश में, ठीक है। और ये जो है ये उसके ऊपर कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो यानी उस टाइम की कुछ बातें लिख रहा होगा, कोई राजा की बायोग्राफी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये उस टाइम पे लिख रहा है। फिर ये थर्ड जो फोटो दिखा रखा है, ये क्या कर रहा है, ये जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट मटका होता है, मटके को एक साइड से तोड़ रखा होता है, और आपने पहले जो सुनार का काम करते थे उनकी दुकानों पे या घरों पे जो सुनार का काम करते थे वहाँ पे देखा होगा, इस तरीके से वो सोने को पिघलाते थे। फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सोने को पिघला करके कागज़ के ऊपर हाईलाइट कर रहा है। हाईलाइट मतलब जो जो अक्षर इम्पोर्टेंट है, आज आपके बोल्ड लेटर आते हैं ना, कोई जो आपकी मेन वो होती है, जैसे अभी यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर में लिखी हुई है ये वाली लाइन, ठीक है, ये बोल्ड कर रखी है एक तरीके से। तो उस टाइम पे सोने से बोल्ड करते थे, राजा करवाते थे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, ठीक है। और फिर ये वापस से उसकी बाइंडिंग कर रहा है। तो सबसे पहले पेज बनाया, फिर उसके अंदर लिखा, फिर हाईलाइट किया सोने से, और फिर उसकी किताब बना दी, यानी बाइंडिंग कर दी। ये सारे काम होते हैं इन चारों फोटोओं में आप देख रहे थे। 4 स्टेज इन द प्रिपेयर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के क्या हो गए, 4 प्रोसेस हो गए, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है जो हाथ से लिखी जाती है। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, द ऑथर ऑफ तारीख। तारीख यानी ये अभी हमने बताया कि एक पेज को तारीख बोलते हैं, और बहुत सारे पेजों के जो मिलकर किताब बनती है उसको तारीख बोलते हैं। तो बोल रहा है जो इसके लेखक होते थे आर लर्नड मैन, वो क्या होते थे, पढ़े लिखे आदमी होते थे। सेक्रेटेरियन यानी सचिव बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, सचिव। सचिव कौन होता है, जो सीधा काम का ऑर्डर लेके संभालता है चीज़ों को। एडमिनिस्ट्रेटर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जैसे पहले बोलते थे ना राजा के मंत्री संतरी जिनसे राजा सलाह लेता था, वो एडमिनिस्ट्रेटर में आ जाते हैं। फिर पोएट यानी जो कवि वगैरह होते थे उनको रखते थे। एंड कोर्टरीज, कोर्टरीज यानी दरबारी। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट, जो लगभग घटनाओं को क्या करते थे, दोबारा से रिकाउंट करते थे यानी लिखते थे। एंड एडवाइज रूलर, और राजा को सलाह देते थे ऑन गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस मतलब राज को कैसे चलाना चाहिए। इम्फेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, ठीक है। ये सिर्फ सारी चीज़ें राज करने के लिए होती थी। अब ये बोल रहा है द सर्कल ऑफ जस्टिस। तो आपको क्या लगता है कि भाई उस टाइम पे जो न्याय था, जस्टिस मतलब होता है न्याय, ठीक है। न्याय मतलब किसी के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो उनको किस तरीके से न्याय मिलता था, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। क्या उन्हें मिल जाता था, देखो राजा, जैसे अभी आज के राजा पीएम है, पीएम कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को कैसे पता चलेगा कि हर आदमी को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारे देश में एक सिस्टम है, ठीक है ना,
और फिर अदालतें हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम एसडीएम वगैरह होते हैं जो संभालते हैं कि भाई सबके साथ अच्छे से व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे भी इसी तरीके से एक सिस्टम बना रखा था, जिस सिस्टम के बारे में भी हम इसमें समझेंगे। अभी क्या बोल रहा है, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट्स। ये बोल रहा है जस्टिस यानी न्याय, आपको लगता है कि भाई जो राजा है और उसके जो मैटर है, मैटर मतलब कोई भी घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में संबंध दर्शाने के लिए एक सही शब्द है, ठीक है। तो देखो सही शब्द तो हो सकता है, आप सोचो एक बार इसके बारे में, आप कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे है फ़कीर ए मुकब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। ये कोई किताब थी जो लिखी गई कब, 13वीं शताब्दी में। ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, कोई भी राजा बिना सिपाहियों के नहीं रह सकता, यानी सिपाही तो चाहिए तभी उसकी बाउंड्रीज को सेव रख सकते हैं। एंड सोल्जर्स, और जो सिपाही हैं, कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, वो बिना तनख्वाह के नहीं रह सकते। और सैनिकों को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। सैलरीज कम फ्रॉम रिवेन्यू कलेक्टेड, और सैलरी कहाँ से आती है, जिसमें रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम पीजेंट, पीजेंट होता है किसान, यानी किसानों से। अब देखो राजा को चाहिए सैनिक, सैनिकों को चाहिए सैलरी, और सैलरी के पैसे कहाँ से आएंगे, किसान से, ठीक है। बट पीजेंट कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी, और किसान कब रिवेन्यू दे सकता है, जब वो खुश हो और समृद्ध हो। समृद्ध मतलब उसके पास अच्छा पैसा हो। दिस हैपन व्हेन, यह हुआ जब, व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस, जब क्या राजा क्या करता है, न्याय देता है, एंड होनेस्ट गवर्नेंस, और अच्छा ईमानदारी से राज करता है, ठीक है। अगर राजा भ्रष्ट है और गलत काम कर रहा है तो देश वैसे ही बर्बाद हो जाता है। अब देखो, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है जिसे दिमाग में रखो। द ऑथर ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज़, जो ऑथर है, ठीक है, त्वारिक के, वो मेनली कहाँ पे रहते थे, शहरों में रहते थे, ठीक है। एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो, इस पॉइंट का है ना बहुत महत्व है, अभी ध्यान में रखना। यानी जो किताबें लिखते थे ना वो शहर में ही रहते थे, हार्डली एवर इन विलेज, मुश्किल से कोई कभार एक आधा आदमी होता है जो गाँव में रहता था। फिर दूसरी बात, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवार्ड। आ गया ना, शहरों में क्यों रहते थे, शहरों में इसलिए रहते थे कि वो जो कहानियाँ लिख रहे हैं या इतिहास जो लिख रहे हैं वो ये चाहते थे कि राजा उन्हें पैसे दे, और होना भी चाहिए भाई, कोई भी काम बिना पैसे के तो होता ही नहीं, ठीक है। उनके पास अपना टैलेंट था तो वो राजा से भाई इस आशा में कि भाई राजा हमें रिवार्ड देगा, अच्छे पैसे देगा, इस आशा में वो किताब लिखते थे। दीज ऑथर्स, ये जो लेखक होते थे, एडवाइस देते थे रूलर्स को यानी शासक को, ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। ये सलाह देते थे राजा को, और ये मानते थे कि भाई जो बर्थ राइट है यानी जन्म का जो अधिकार है वो, और जेंडर डिस्टिंक्शंस, जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब आदमी और औरत में भेदभाव, दीज आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाई एवरीबडी, और ये आइडिया हर किसी के साथ शेयर नहीं किए जाने चाहिए। तो देखो बर्थ राइट का क्या मतलब है, ये क्या मानते थे कि भाई बर्थ राइट होना चाहिए। ये जो थे ना लेखक थे, जो किसके, ये किताब थी, इसके नाम क्या था इसका, त्वारिक, त्वारिक जो किताब थी उस किताब में लिखा हुआ था कि भाई बर्थ राइट होना चाहिए। बर्थ राइट का क्या मतलब है, अगर कोई राजा का लड़का, राजा के यहाँ पे कोई लड़का पैदा हो गया तो इसका मतलब उसके अच्छे कर्म है, वो राज घराने में पैदा हुआ और राज करने के लिए वो उसके अंदर विशेष गुण है, वही राज कर सकता है, बाकी कोई ऐरा गैरा नथु कैरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक गलत बात थी उस हिसाब के टाइम के हिसाब से, अगर ऐसा होता था तो। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख सकते हैं हमारे पीएम हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ऐसा बोलते हैं बिल्कुल गरीब घर से और बिल्कुल ऐसी जगह से उठ के आए हैं, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और अच्छे से राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बकवास राज कर रहे हैं, राज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये हमारा बर्थ राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको सोशली समझे तो गलत है, लेकिन उस टाइप के हिसाब से किताबों में लिखा गया था। फिर जेंडर डिस्टिंक्शन भी थी। जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब क्या हो गया कि औरतों को शरीर की जो रचना है उसकी वजह से और सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ऐसा माना जाता था कि औरत आदमी से बेहतर नहीं हो सकती। तो ये आर्गूमेंट भी खराब है। आज हमारी राष्ट्रपति हैं, मुर्मू जी बनी हुई है, ठीक है। तो कोई भी आदमी कहीं पर भी सक्षम हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो थी उस त्वारिक के अंदर लिखी हुई बातें। अब बोल रहा है इन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, जो इल्तुतमिश था हमने पढ़ा था पीछे, उसकी डॉटर थी रजिया।
ठीक है। रजिया बिकम सुल्तान, सुल्तान बन गई। द क्रोनिकलर ऑफ एज मिन्हाज ए सिराज, अब जो लेखक थे या क्रोनिकलर होता है मतलब पहले इसने राज किया, फिर इसके बाद दूसरे ने राज किया, फिर तीसरे ने राज किया, तो एक क्रोनिकल ऑर्डर हो गया, पहला दूसरा तीसरा फिर चौथा, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जब बात की जाए तो। रिकॉग्नाइज्ड, वो समझते थे दैट कि सी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, वो मानते थे कि वह अपनी सभी भाइयों से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन फिर भी उसे रानी बनने का अधिकार मैं नहीं दे सकता। ये उसमें मिन्हाज सिराज में लिखा हुआ है और वहाँ का जो उस टाइम पे जो शासक था वो ऐसा मानता था। नोर वर द नोबल्स हैप्पी, और ना ही नोबल खुश होते थे। नोबल्स कौन हो गए? जो राजा के चमचे, मतलब चमचे बोल दो या उनके आसपास काम करने वाले हो गए, ठीक है। नोबल्स यानी शाही दरबार में काम करने वाले। हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, कि भाई जो रजिया है वो खुल के राज करे, इसमें वो भी खुश नहीं थे। सी वाज रिमूव्ड, वह हटा दी गई फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 में उसे हटा दिया गया, ठीक है। किस सोच में? कि भाई औरत अच्छे से राज नहीं कर सकती, इस सोच में, ठीक है। फिर ये बोल रहा है एक्सप्रेस मिन्हाज आइडियाज इन आवर ओन वर्ड, डू यू थिंक रजिया शेयर्ड दीज आइडियाज, वाई डू यू थिंक इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर ए वुमेन टू बी ए रूलर। बोल रहा है क्या आपको लगता है कि भाई उसको हटाना ठीक रहा रजिया को, और उसने अपनी बात किसी से की होगी इस बारे में? और अगर आपको ऐसा लगता है कि औरत राज नहीं कर पाती तो आप अपने विचार बताइए कि क्यों नहीं कर पाती और कैसे नहीं कर पाती, और अगर कर पाती है तो बताइए कमेंट करके कि हाँ कर पाती है, यस और नो लिख के बताना भाई मेरे को। वट मिन्हाज आई सिराज थॉट अबाउट रजिया, अब उस किताब में या मिन्हाज सिराज क्या सोचते थे रजिया के बारे में। मिन्हाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, ये बोल रहे हैं भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना उस हिसाब से औरतें सही नहीं है राज करने के लिए। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, जो आदमी को या आदमी से सलाह लेकर काम करे ना तो वही अच्छा रहता है, यानी आदमी की सबॉर्डिनेट बन के काम करे तो बेटर रहता है। ही देयरफॉर आस्क्ड, इसके साथ ही पूछा गया, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, यानी भगवान ने जो क्रिएट किया है, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, तो आदमी से अलग उसे किस लिए बनाया गया। हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी वह क्यों नहीं कर सकती ऐसा काम। इसका है ना, देखो जो ये मिने सिराज है ना, इसका एग्जैक्ट मैं हिंदी आपको जो है इसकी हिंदी PDF से करा देता हूँ मैं एक बार, ये रहा, ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आए। इसको थोड़ा किताब की भाषा है ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना दिक्कत होता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर, ये वाली लाइन है, मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। अधीन का मतलब क्या हो गया भाई? अधीन का मतलब हो गया उनका नौकर बन के रहना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। और रानी का शासन मतलब रानी जो राज कर रही थी वो ये जो सोच थी कि भाई आदमी के अधीन रहना चाहिए, उसके विरोध में हो गया। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, यानी ये मुसलमानों की जो किताब है, इस मुस्लिम समाज की जो किताब है मिन्हाज ए सिराज, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे राजा जो थे सुल्तान थे, जो मैंने आपको बताया मुस्लिम राजा थे, तो ये लिखा हुआ था कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, मतलब उसके पास इतना टैलेंट है फिर भी उसे क्या मिला, ठीक है। अब हम अपने इस पॉइंट पे आ जाते हैं। ऑन द इंस्क्रिप्शन, ऑन हर इंस्क्रिप्शन, इसके बाद जो है रजिया ने इंस्क्रिप्शंस यानी कॉइन्स पे क्या मेंशन करवाया, दैट की सी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है। उसने अपने आप को राजा के रूप में शो नहीं किया, उसने ऐसा लिखवाया गया कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। देखो कितना फ़र्क है, एक तो खुद को राजा नहीं लिखवाया, तो राजा के लिए यानी किसी आदमी का ही सहारा लिया उसने। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी, एक रुद्रमा देवी नाम की रानी थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1262 से 89 तक उसने राज किया। ऑफ द क्षत्रिय डायनेसिटी ऑफ वरंगाल, राजपूतों के डायनेसिटी में क्षत्रिय काकाटिया डायनेसिटी, सॉरी क्षत्रिय नहीं काकाटिया लिखा हुआ है यहाँ पे, काकाटिया, वेरी सॉरी,
काकटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगाल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। फिर रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम, उसने क्या किया, उसने अपना नाम बदला, ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रेजेंटेड शी वाज ए मैन, और उसने अपने आप को एक आदमी की तरह दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। क्यों? क्योंकि समाज में आदमियों से ज़्यादा दबाव मानते हैं लोग, ठीक है। अनदर क्वीन, एक दूसरी रानी थी, फिर दिद्दा जिसका नाम था, रूल्ड इन कश्मीर, उसने कश्मीर में राज किया 980 से 1003 तक। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, उसका भी इंटरेस्टिंग टाइटल था। इट कम फ्रॉम दीदी, जो दीदी से आया था, जिसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर। एंड ऑब्वियसली एफेक्शनेट टर्म गिवन टू ए लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, जिसकी वजह से लोग क्या है, प्रभावित होते थे और इज्जत करते थे, उस तरीके से राज करते थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन माना जाता था। एक तो बर्थ राइट वाला अधिकार जो आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है, और औरतें राज करती है, वो भी आज एक तरीके से ख़त्म हो गया। जो टैलेंटेड है वो आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ से अगले टॉपिक में करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में उस करेक्शन करें, मतलब आप उस पॉइंट को आपको अच्छे से समझा सकें। और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।